dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know from the last video we have started with the theory of national income. So what we are doing national income, which is a very important topic of class 12, but I am teaching you the theory portion of this. Students, you all are aware, if you have seen my last videos or the videos which I made previously or in the starting of the channel, I have already made the videos on the numerical portion. लेकिन हमने उस टाइम पर थियोरी पोर्शन छोड़ दिया था और थियोरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि न्यूमेरिकल. तो हमने पिछले वीडियो से थियोरी पढ़ना शुरू की है. हमने पिछले वीडियो में फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पढ़ा, हमने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस पढ़ा और स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस और उस कंसेप्ट को समझा. आज हम पढ़ेंगे कुछ और कंसेप्ट, जिसमें से पहला कंसेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगी वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी. हमारी इकोनॉमी में या वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में नॉर्मली ये 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, जिसमें हम कंज्यूमर सेक्टर, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, हम इन 4 सेक्टर्स को पढ़ते हैं. लेकिन क्लास 12th में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, तो हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को ही पढ़ेंगे. 2 सेक्टर मॉडल मतलब 2 सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर. अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर आपस में क्या लेन देन करते हैं हम वो पढ़ेंगे. पहले हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है. सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का और पैसे का लेन देन होता है उसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं. एक सेक्टर ने दूसरे को क्या दिया, दूसरे ने पहले को क्या दिया, उसे हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं. तो सर्कुलर फ्लो में हम 2 चीजें पढ़ते हैं. तो सर्कुलर फ्लो इज अ फ्लो वेयर वी आर स्टडीइंग द मनी फ्लो बिटवीन द 2 सेक्टर्स एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद दिस 2 सेक्टर्स. अब ये हम 2 के हेल्प से पढ़ेंगे. पहला है हमारे पास मनी फ्लो और दूसरा है हमारे पास रियल फ्लो. अब मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड मेकिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड द रियल फ्लो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज रियल फ्लो. रियल फ्लो क्या होता है. रियल फ्लो when goods and services flow from one sector of the economy to the another sector of the economy is known as real flow. Real flow में हम बात करते हैं flow of goods and services. हम इसमें मनी की बात नहीं कर रहे हैं. एक सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर दूसरे सेक्टर को मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसे हम रियल फ्लो में पढ़ेंगे. रियल फ्लो का दूसरा नाम, इसे हम फिजिकल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो भी बोल सकते हैं. अब इस कंसेप्ट को बेटा मैं आपको समझाऊंगी. हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. अब आप देखो यहां पर हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं. एक सेक्टर मैंने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर. एज आई हैव टोल्ड यू हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो 2 सेक्टर हैं. एक हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है. हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं. हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हमें पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा. तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा. हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ये हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर को दिए. आप इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, आप इसे फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हो. तो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज किसने प्रोवाइड की, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को. अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की. अब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने पास तो नहीं रखेगा. कोई भी प्रोड्यूसर कोई चीज बनाता है तो उसको सेल करने के लिए बनाता है, तो वो इसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और उसको वापस कहां सेल करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को. तो इसने क्या बनाया, गुड्स एंड
सर्विसेज। तो ये हमारा रियल फ्लो है। रियल फ्लो में just quickly revise this, there are two sector, household sector and producer sector. Household sector ने producer sector को factors of production दिए, land, labor, capital, entrepreneur provide किया। इसकी इन factors of production की हेल्प से producer sector ने goods and services बनाई और वो सेल की household sector को। इस फ्लो को हम रियल फ्लो बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो जैसे हमें इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। This is also known as nominal flow also. So money flow is a flow of money between the two sectors of the economy. I have written only two sectors because we are considering we are taking only two sectors. तो household sector, प्रोड्यूसर सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर का हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या मनी का फ्लो होता है उसे हम मनी फ्लो बोलते हैं। चलो इसको एक बार फिर से करते हैं। हमारे पास पहला सेक्टर है हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। ये दो सेक्टर्स हैं। पहले हमने ये पढ़ा था कि हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर। मैंने जो आपको ऐसे एक एरो बनाया था उस एरो में मैंने आपको बताया था कि हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज देता है। अब जो इसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इसको दिया, उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट कौन सी होंगी, मतलब उसने लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया। हाउसहोल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया। उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने लैंड के बदले में रेंट पे किया, लेबर के लिए वेजेस पे की, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे किया एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट पे किया। तो ये हमारे फैक्टर पेमेंट्स हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को वापस दिया। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो यहां से फैक्टर प्रोडक्शन मिले थे उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी और वो गुड्स एंड सर्विसेज उसने बेची थी, सेल की थी हाउसहोल्ड सेक्टर को। अब फ्री में तो वो उसको नहीं देगा, उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके बदले में जो हाउसहोल्ड सेक्टर जो उसने फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी उसके बदले में इसने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, मतलब कि उसकी पेमेंट्स वापस प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड किए। सो वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। What is depreciation? Depreciation refers to the fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear and other reasons. So depreciation is also known as consumption of fixed capital. Depreciation किसी चीज की वैल्यू डेप्रिशिएट होना, कम होना। किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू जब डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो इट इज फॉल इन द वैल्यू। और ये टर्म हमेशा हम फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं। कोई भी फिक्स एसेट या कोई भी मशीनरी जब बहुत लंबे टाइम तक यूज होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्यों होती है? डेप्रिसिएशन का एक कारण है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। एक चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो रही है, हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू कम होगी। अब जैसे ये मार्कर है, अगर मैंने ये न्यू मार्कर जो है लेट 30 रुपीज का लिया, ये पैक था 30 रुपीज का था, लेकिन जब मैंने इसे लिखना स्टार्ट किया और एक दो दिन लिखने के बाद अगर मैं इसे रीसेल करना चाहूंगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 से 15 रुपीज रह जाएगी क्योंकि मैंने इसे यूज किया। ऐसे ही कोई भी मशीनरी बिजनेस में जब बहुत लंबे टाइम तक यूज होती है तो उसके कारण उसकी वैल्यू फॉल करती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती जाती हैं। टाइम के साथ साथ एक चीज की वैल्यू जो है फॉल करती है बिकॉज टाइम के साथ साथ वो चीजें जो हमने पहले ली थी वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं और मे बी बिकॉज ऑफ वेदर, मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस चीजों की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। अगर मैंने एक कार 2 साल पहले ली, बहुत ज्यादा यूज नहीं की, उसे हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, उसका जो यूजेस था वो बहुत कम था, बट स्टिल अगर मैं 2 इयर्स के बाद उसको सेल करना चाहूंगी तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू
डेप्रिशिएट होती है। थर्ड इज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब कि कुछ चीजें जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जिसके कारण एक प्रोडक्ट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वो दो तरह का होता है। एक मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब हम अगर गाड़ी का कार का एग्जांपल ले रहे हैं तो कार जो मॉडल 2 साल पहले आया था, हर साल कार का न्यू मॉडल आता है, 2 इयर्स के बाद ऑब्वियस है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी बिकॉज अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, राइट? तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से ऑटोमेटिकली जो चीजें पुरानी हैं, जो कैपिटल गुड हमारे पास है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। एंड सेकेंड मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड और पैटर्न ऑफ डिमांड। बिकॉज नाउ डेज वी ऑल आर अवेयर, फैशन के कारण नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, तो जो पुरानी चीजें हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है बिकॉज अब फैशन चेंज हो गया, पुराना टेक्नोलॉजी कोई नहीं लेना चाहता, पुरानी तरह की चीजें कोई नहीं लेना चाहता। So concept of depreciation is very important and we will be using this concept in national income to convert from gross to net. जब हम gross से किसी concept, अगर हमारे पास कोई चीज gross में given है और जब हम gross से net में जाते हैं तो हम use करते हैं depreciation। अगर मैं gross से net में जाऊंगी तो depreciation जो है वो subtract होगा because gross में already उसकी gross value है। हम ग्रॉस से नेट में जाने के लिए उस प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस करेंगे। लेकिन अगर मैं नेट से ग्रॉस में आती हूं तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होगा क्योंकि नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड नहीं है, हम उसे ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है? फैक्टर इनकम जो होती है वो फैक्टर ऑफ सर्विसेज के लिए हमें मिलती है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो फैक्टर इनकम वो है, अगर मैंने कोई काम किया, अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में जो मुझे इनकम मिली उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है, जो हमें बिना सर्विसेज के मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल एक एग्जाम्पल की, फैक्टर इनकम की बात करूं कि अगर एक डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है हॉस्पिटल में और उसके लिए उसे जो भी फीस मिल रही है या उसकी जो सैलरी मिल रही है वो फैक्टर इनकम है बिकॉज उसने जो सर्विसेज दी उसके बदले में उसे वो इनकम मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर उसी डॉक्टर को मे बी उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई रिलेटिव कुछ मनी गिफ्ट करता है तो वो ट्रांसफर इनकम होगी बिकॉज उसके लिए उसने कोई भी सर्विसेज नहीं दी। अब इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। So factor income, it is income for giving the factor services. तो जब कोई हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लैंड के लिए हमने रेंट पे किया, लेबर के लिए वेजेस पे की, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। ये क्या है हमारी? ये हमारी फैक्टर इनकम है बिकॉज हमने सर्विसेज दी है। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम जो है ये हमें बिना किसी सर्विसेज के मिलती है। दिस वी गेट इट विदाउट एनी सर्विसेज। वी हैव नॉट गिवन एनी सर्विसेज टू एनीवन बट स्टिल वी आर गेटिंग इट, सो दिस इज अ ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज नोन एज द अर्न्ड इनकम, जो हमने कमाई है, जो हमने कमाया है, जो उसके लिए हमने काम किया है, अपनी सर्विसेज दी है। लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं जिसके लिए हमने कोई कमाई नहीं की, हमने कोई सर्विसेज नहीं दी। अब फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में काउंट होती है। स्टूडेंट, नेशनल इनकम में हमेशा हम वही चीजें काउंट करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो प्रोसेस में हेल्प करता है या जिससे किसी तरह की कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में हमेशा काउंट होगी। अगर आपके फॉर्मूलाज में रेंट है, वेजेस है, कैपिटल कोई प्रॉफिट है, कुछ है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा बिकॉज उसके लिए हमने सर्विसेज दी हैं और वो हमने काम किया है, तब वो इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई हैं। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी सर्विसेज फॉर दिस। वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं की। थर्ड, नेक्स्ट इज, this was third. Fourth is factor income is known as a bilateral income.
बायलैटरल इनकम क्या होती है? बायलैटरल इनकम होती है टू वे इनकम। मतलब एक डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, उसने डॉक्टर ट्रीटमेंट किया एक पेशेंट का, उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बदले में उसे इनकम मिली। एक टीचर ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, सर्विसेज दी, शी और ही मेक द कंसेप्ट अंडरस्टूड एंड फॉर दैट शी और ही गॉट द इनकम और वेजेस फ्रॉम द स्कूल। तो ये क्या है? बायलैटरल टू वे कंसेप्ट। फैक्टर इनकम एक बायलैटरल इनकम है, बट ट्रांसफर इनकम एक यूनिलैटरल इनकम है, मतलब वन साइडेड इनकम है। जो किसी को, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया डॉक्टर का, तो उसी डॉक्टर को जब अगर उसके पेरेंट्स या फ्रेंड्स कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिफ्ट या कुछ भी ऐसे ही, तो वो क्या है? वन साइडेड पेमेंट। उसने अपनी सर्विसेज नहीं दी, तो ये हमारे पास यूनिलैटरल है। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रिटायरमेंट पेंशन भी हमारी फैक्टर इनकम में आती है, बिकॉज हमने एक कंपनी को सर्व किया कुछ सालों तक, उसके बदले में हमें इनकम मिली, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप विच इज गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड ओल्ड एज पेंशन, unemployment allowances, pocket money, all these are the examples of transfer income. So why we use factor income and transfer income? This concept is also used in the calculation of national income. So students, today we completed few topics. We completed 3 topics actually from the theory part. First, I taught you about the concept of one thing about real income, real flow and money flow. Second topic which I taught you, the concept of depreciation, which is very important in the calculation of numericals. And third, we did with the factor income and transfer income. So in next video, we will be doing the remaining concepts of the theory portion of the national income. Till then, thank you and have a nice day.